नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टागो मंजोवी के में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, सबसे पहले हम इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसके बाद इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी। आप लोग चैनल के पेज में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, जिसमें हमने लगभग 1200 से अधिक प्रश्नों को डिटेल्स में डिस्कस किया है। ये क्वेश्चंस यूके पीसीएस, यूपी पीसीएस आदि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को स्किप करके गलती न करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जब बात करते हैं मोटिवेशन की, तो दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक मोटिवेशन खुद के अंदर से नहीं आएगा, तब तक कितने भी मोटिवेशन वीडियो देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपकी सफलता में सिर्फ 2 से 4 लोग ही खुश होंगे, बाकी लोग तनाव में ही रहते हैं। इसलिए खूब मेहनत कीजिए और अपने तथा अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। दोस्तों, एक शायरी है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं और इनकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी शामिल किए गए हैं। दोस्तों, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यह क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं कि किस देश के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा या संकल्पना ली गई है। तो इसका आंसर है आयरलैंड के संविधान से। आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 36 में सामान्य आर्थिक हित की सेवाओं तक पहुंच वर्णित है। और वहीं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। क्वेश्चन बन सकता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य निम्नलिखित में है, तो इसका आंसर होगा सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व समाजवाद, गांधीवाद और उदारवाद, व्यक्तिवाद का सृजन करते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण। निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों, सिद्धांतों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: सामाजिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार और बौद्धिक सिद्धांत। दोस्तों, इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार और बौद्धिक सिद्धांत क्या होते हैं और इनके अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। तो अनुच्छेद 38 में समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 38 कहता है, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित
एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो इसमें क्या होगा कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 में भी समाजवाद सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। तो दोस्तों सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार अनुच्छेद 39 में दिया गया है और इसके अलावा भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अनुच्छेद 39 में ही कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संक्रेदित होने से बचाना वर्णित किया गया है। और वहीं दोस्तों पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन भी आर्टिकल 39 में निहित है। तो यह क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 39। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 39 में श्रमिकों को शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा भी उल्लिखित है और साथ ही बच्चों के बचपन और युवाओं का शोषण न होने देना भी अनुच्छेद 39 में ही वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये सभी अनुच्छेद समाजवाद सिद्धांत के अंतर्गत उल्लिखित हैं। दोस्तों अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्यायसंगत और मान्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 42 क्या करेगा कि न्यायसंगत और मानव परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 43 में राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले बताया है कि राज्य का अनुसरणीय कुछ नीति तत्व अनुच्छेद 39 में वर्णित है और अनुच्छेद 43 में राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ऐसा अनुच्छेद 43 में उल्लिखित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 43A की। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो दोस्तों उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए राज्य सरकार या कोई भी राज्य कदम उठाएगा। और साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों का संवर्धन उल्लिखित है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना इसमें उल्लिखित किया गया है। दोस्तों यह समाजवाद सिद्धांत के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थे समाजवादी सिद्धांत के आधारित पर जो नीति सिद्धांत के निर्देश हैं हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। दोस्तों बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश की। अभी तक हमने समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों को डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश। दोस्तों अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा।
यह गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित निर्देश है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह भी गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 43B की बात करें तो इसके अंतर्गत सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर निर्देश है। और दोस्तों अनुच्छेद 43A समाजवादी सिद्धांतों के आधारित निर्देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों SC, अनुसूचित जनजातियों ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, ऐसा गांधीवादी आधारित निर्देशों के अंतर्गत रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत जो गांधीवादी आधारित जो निर्देश है, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। तो दोस्तों यह जो अनुच्छेद है और इसका जो पॉइंट है गांधीवादी आधारित निर्देश के अंतर्गत रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48। दोस्तों गांधीवादी आधारित निर्देशों के क्रम में अनुच्छेद 48 में गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने हेतु अनुच्छेद 48 में उल्लिखित किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देश की। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 44 आता है, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता को रखा गया है। दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून लागू किया है। दोस्तों सबसे पहले गोवा राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे समान नागरिक संहिता वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेस में जाकर उसे भी देख सकते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। इसके अंतर्गत सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना निहित है। तो दोस्तों सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 45 के अंतर्गत रखा गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 48 की। दोस्तों इसके अंतर्गत कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना इसमें उल्लिखित किया गया है। और वहीं दोस्तों अनुच्छेद 48A भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों उदार व्यक्तिवाद आधारित जो निर्देश है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A शामिल हैं। दोस्तों अनुच्छेद 48A के अंतर्गत पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना इसमें वर्णित है। दोस्तों यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 48A। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। राज्य की कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना अनुच्छेद 49 के अंतर्गत रखा गया है। और वहीं दोस्तों अनुच्छेद 50 की बात करें तो इसके अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं अनुच्छेद 51 की, तो यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा, ऐसा इसमें वर्णित किया गया है। और दोस्तों इसके अलावा अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना वर्णित है। साथ ही मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना अनुच्छेद 51 के अंतर्गत ही रखा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन की। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें नए निर्देश जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए थे, जिसमें अनुच्छेद 39A जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39A के अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना वर्णित है। और वहीं दोस्तों अनुच्छेद 43A भी जोड़ा गया था, जिसमें उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। और इसके अलावा संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना भी जोड़ा गया था। दोस्तों बात कर रहे हैं कि मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का दायरा लगभग ज़्यादा है। दोस्तों यह नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और बृहद स्तर पर कार्य करता है। तो ध्यान रहे, मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का दायरा काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन 1977 की। दोस्तों यह क्वेश्चंस बार बार पूछे जा चुके हैं कि 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था और क्यों हुआ था। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन ने धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया, जो घोषित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसी के अंतर्गत इसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया। तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 क के तहत। और वहीं दोस्तों वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर किया है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, हम इन्हें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को तो पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है? किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है? ऑप्शन ए केसी वीर ने, ऑप्शन बी आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन डी ग्रेनविल ऑस्टिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आइवर जेनिंग्स। दोस्तों राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में उल्लिखित किया गया है, जैसे कि हमने पहले भी
पढ़ लिया है। और दोस्तों नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। केसी वेयर ने इन्हें लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उद्देश्य बताया। और साथ ही दोस्तों आइवर जेनिंग्स ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है, ऐसा उन्होंने कहा है। और दोस्तों ग्रेनवेल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो आप लोग इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का प्रचलन है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी बी और सी दोनों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों में। दोस्तों उत्तराखंड में और गोवा में समान नागरिक संहिता कानून लागू है और हाल ही में उत्तराखंड राज्य में लागू हुआ था। आप लोग हमारे समान नागरिक संहिता वाली जो वीडियो है आप लोग उसे देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। ऑप्शन ए अनुच्छेद 43A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 38, ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 43A। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 43A राज्य को निर्देशित करता है कि वह उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करे। दोस्तों इस अनुच्छेद को संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न लगभग 4 से 5 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी केवल मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में। दोस्तों भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, ऐसा उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी
भौतिकतावादी, ऑप्शन सी गांधीवादी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आइडेंट से ली गई है, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों केंद्र और राज्यों की जो सरकारों को संदर्भित ऐसे निर्देश हैं जो देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत तत्व हैं। और दोस्तों भारत का संविधान भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने का उद्देश्य रखता है। और साथ ही दोस्तों जो ये निर्देशक तत्व हैं वस्तुतः उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य का मार्गदर्शन करते हैं जिस उद्देश्य से ये लागू किए गए हैं। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व समाजवाद और गांधीवाद और उदार भौतिकतावादी 3 वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन डी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, जबकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय व्यवस्था की स्थापना करना है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन डी आर्थिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लिखित है। अनुच्छेद 39 घ में ऐसा उपबंध किया गया है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिल सके। तो क्वेश्चंस पहले भी पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 43 में निम्नलिखित में से क्या है? समान वेतन सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। 4 पॉइंट दे रखे हैं। मद्य निषेध, फैक्ट्री एवं खानों में बाल श्रम निषेध, तीसरा दे रखा है वेगार अथवा बलात् श्रम निषेध, चौथा दे रखा है अस्पृश्यता निषेध, जिसमें कूट दे रखा है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है मद्य निषेध। दोस्तों संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जैसे कि हमने पूर्व में भी पढ़ लिया है। और वहीं दोस्तों अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और राज्य विशेषतः मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। और दोस्तों इसके अलावा फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, वेगार अथवा बलात् श्रम निषेध, अस्पृश्यता निषेध मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मद्य निषेध, ऑप्शन बी काम का अधिकार, ऑप्शन सी समान कार्य हेतु समान वेतन, ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। दोस्तों सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। दोस्तों सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। जबकि दोस्तों मद्य निषेध अनुच्छेद 47 में वर्णित है और काम का अधिकार अनुच्छेद 41 में वर्णित है और समान कार्य हेतु समान वेतन अनुच्छेद 39 के घ में वर्णित है। तो आप लोग इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जा सकता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन सी संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में काम का अधिकार पाया जाता है। जैसे कि इससे पहले वाले प्रश्न में हमने बताया है कि अनुच्छेद 41 में काम का अधिकार वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा, ऑप्शन बी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, ऑप्शन सी गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन डी बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर लें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा। दोस्तों प्रौढ़ शिक्षा का उल्लेख नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं किया गया है, जबकि कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में उल्लिखित है। और वहीं दोस्तों बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वो 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले का उल्लेख अनुच्छेद 45 में वर्णित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि ऑप्शन ए पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, ऑप्शन बी जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ऑप्शन सी अस्पृश्यता उन्मूलन, ऑप्शन डी काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अस्पृश्यता उन्मूलन। दोस्तों अस्पृश्यता उन्मूलन मुख्यतः मौलिक अधिकार का विषय है, जिसका विवरण अनुच्छेद 17 में आता है। दोस्तों अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, जैसे कि हमने पूर्व वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ऑप्शन बी नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता, ऑप्शन सी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, ऑप्शन डी राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है, जबकि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, नागरिकों के लिए समान कानूनी सहायता, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथकीकरण राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जो राजकीय नियुक्ति में जो भेदभाव का निषेध है वह अनुच्छेद 16 में वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है।
दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निधि सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में यह प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी चुनाव आयोग अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 में यह वर्णन किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 38। दोस्तों अनुच्छेद 38 में राज्य के द्वारा ऐसी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का उल्लेख किया गया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसरों और आर्थिक समानता को स्थापित करने का उल्लेख भी किया गया है। तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए के अय्यर, ऑप्शन बी एच कुंजरू, ऑप्शन सी एच वी कायत, ऑप्शन डी के टी शाह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी के टी शाह। दोस्तों के टी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है। दोस्तों यह प्रश्न लगभग 6 से 7 परीक्षाओं में पूर्व में भी पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए एच एम सिरवई द्वारा, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन सी के सी व्हीयर द्वारा, ऑप्शन डी ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन आदि या विधि बनाकर कर्मचारी या कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करेगा, ऐसा उल्लेख किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 43 के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को लागू किया। दोस्तों जिसके अंतर्गत रोजगार एवं न्यूनतम मजदूरी की वैधानिक गारंटी दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से निम्न में से किसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है? संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से निम्न में से किसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है? ऑप्शन ए कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ऑप्शन बी वयस्क शिक्षा, ऑप्शन सी गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन डी अनिवार्य बेसिक शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी वयस्क शिक्षा के बारे में नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ नहीं कहा गया है। दोस्तों संविधान कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करता है और यह राज्य कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी कार्य की मानवीय स्थितियों, जीवन का शालीन स्तर और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों
कामगारों की पूर्ण सहभागिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, ऐसा उल्लेख किया गया है। और वहीं दोस्तों 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। और साथ ही समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन करना, मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करने का प्रावधान भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया? ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन बी मुफ्त कानूनी सहायता, ऑप्शन सी समान नागरिक संहिता, ऑप्शन डी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी मुफ्त कानूनी सहायता। दोस्तों मुफ्त कानूनी सहायता भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान एवं मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों अनुच्छेद 39 क के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। और इससे पूर्व हमने मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार की वीडियो भी अपलोड की है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस भी अपलोड की गई हैं, आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। और दोस्तों हमारी मेहनत अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ोगे तो आप रास्ते से भटक जाओगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।